बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी विषाद, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊप। नेता नहीं जनता करेगी तय किसकी बनाएगी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। इस वक्त हमारे साथ हैं ऑन न्यूज भारत के एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता जी। आज का विषय है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आत्मा है, जो बीजेपी के शरीर में जाता है तो बीजेपी का हो जाता है, और आरजेडी के शरीर में जाता है तो आरजेडी की हो जाता है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि नीतीश कुमार कॉमन मैन है, जो आरजेडी की जब सरकार बनती है तो आरजेडी के होते हैं, और बीजेपी की सरकार होते हैं तो बीजेपी के हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार चाहे आरजेडी को हो या बीजेपी को हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। क्या कहना चाहिए? पहले तो दर्शकों को नमस्कार, और बता दूं कि जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, एक जिनको लोग कहते हैं कि ये पलटू राम है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि ये पलटू राम है। ये अगर कहा जाए तो ये हमेशा अपने आप में रहते हैं, लोग बदलते हैं, परिवर्तनशील है। जैसे हमारे रंजीत सर ने बताया कि आत्मा है, और बाकी जो शरीर के रूप में आ रहे हैं वो राजद आते हैं, कभी बीजेपी आती है, ये परिवर्तनशील हैं। लेकिन जो आत्मा अमर के रूप में है और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में है, एक बहुत बड़ी बात है कि लोग ने जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट पे वो नीतीश कुमार रहते हैं। इसलिए उनको पलटू राम ना कर उनको सल्टू राम कहा जाए, कि वो दूसरे पार्टियों को सलट लेते हैं। ये बहुत ही ये उपयुक्त शब्द रहेंगे उनके साथ। अब रही बात तेजस्वी की, तो ये एक शब्द को माना जाए कि अगर तेजस्वी जी ये सोचते हैं कि अगर हमको अगर माननीय मुख्यमंत्री 2024 में ही इलेक्शन करा रहे हैं तो राजद कहीं घाटे में नहीं है, क्योंकि उनको तब अफसोस होता कि अगर 17 महीना और मैं राज करता। लेकिन अगर 24 में ही इलेक्शन की बात अगर नीतीश कुमार कर रहे हैं तो ये मान लेंगे कि ठीक है, हमने तो साथ में रहा, अब साथ हटकर एक इलेक्शन में जा रहे हैं, तो उनको एंटी इनकम्बेंसी वगैरह कोई काम नहीं करेगा उनके लिए। चलिए, मेरा एक सीधा सवाल है मदन बाबू कि 17 साल बनाम 17 महीना, तेजस्वी ने स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहा कि वो हमारे आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। लेकिन 17 साल के राजपाट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार बोलते रहे कि विकास के लिए कोई पैसा नहीं है, कैसे विकास करें। जब मेरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ, इन 17 महीनों में मैंने नौकरियों की बहार ला दी, और विगत 17 साल उनके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ, चाहे बीजेपी के साथ रहे या आरजेडी के साथ रहे। लेकिन आरजेडी के जब मेरे कार्यकाल में, यानी तेजस्वी जी के कार्यकाल में 17 महीने में नौकरियों की बहार ला दी। क्या करना चाहिए? ठीक है, ये बात कहते हैं, लेकिन नौकरियां तो मिली नहीं है अभी तक जितनी मिलनी चाहिए। जितना उन्होंने वादा किया था उसके हिसाब से तो पब्लिक समझ रही है, जान रही है। अभी एक दोषारोपण का दोष चल रहा है क्या कि एंटी इनकम्बेंसी के आपने नौकरियां नहीं दी, तो बीजेपी तब हमारे राजद के लोग बोलते हैं कि नहीं, हमने तो कैबिनेट में भेजा था, लेकिन 2-3 कैबिनेट में इन लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी ने इसको अप्रूव नहीं किया, इसलिए मैं समय रहते हम लोगों को, युवाओं को हम नौकरी नहीं दे सके। ये बात कह रहे हैं वो। तो अभी राजद अभी अगर मिला जुला कर देखा जाए, अगर 24 के जो इलेक्शन है तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करेगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो नीतीश कुमार के साथ भी है, क्योंकि अगर राज्य के मुखिया तो वही रहे हैं। तो वो अगर राजद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, उनका ही कुछ जो भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सकता है। राजद का गठबंधन में राजद का कमजोर नहीं स्थिति रहेगी, उनका मिला जुला कर स्थिति मजबूती रहेगी। चलिए, आपने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल जो आने वाला चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में राजद का एंटी इनकम्बेंसी यानी हो सकता है, यानी आगे बढ़ सकता है, जैसा कि आपने कहा।
लेकिन एक अहम सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इस बार बीजेपी के लोग हैं और उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी हैं। एक और अहम सवाल है, कई लोगों के, आम जनता जो लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तमाम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जब तक नहीं हटेंगे तब तक मैं अपना पगड़ी नहीं खोलूंगा। आपने भी कहा था, तो अब तो उनके साथ बैठ गए हैं, उप मुख्यमंत्री के तौर पर बैठ गए हैं, तो क्या लगता है कि उनकी पगड़ी अब खुल जाएगी? नहीं, सबसे पहली बात बता दूं कि एंटी इनकम्बेंसी जो काम करना था, तो जो सुशासन बाबू के रूप में रहा है, जो नौकरियां मिलनी थी शॉर्ट टर्म में जो किए उन्होंने, ये राजद के खिलाफ नहीं जाएगा ये, क्योंकि ये जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के साथ जाएगा। लेकिन जो उन्होंने जो सर्वे रिपोर्ट अभी आ रही है, जो रामलला अभी 3 फैक्टर काम कर रहा है, नीतीश जी भी कहीं सोचकर, कहीं पॉजिटिव सोचकर ही उन्होंने ये फैसला लिया होगा कि हमें बीजेपी का भी मिलेगा सपोर्ट। और जो सबसे बड़ा जो नेगेटिव जो था, जो अलायंस के रूप में नहीं था पहले, आपका चिराग पासवान, अब चिराग पासवान साथ हैं, तो ये उनके साथ 3 फैक्टर्स काम करने लगेंगे। बीजेपी का साथ, चिराग पासवान और साथ में रामलला भी अपने आप में 15 से 20% जो वोटिंग कर देंगे। देखिए, 2 बातें हैं सर नीतीश कुमार जी के साथ और बीजेपी के साथ, कि जो गांव का अभी भी परिदृश्य है, उस परिदृश्य में जो भारत सरकार की योजनाएं वो पहुंची नहीं है। गांव के लोग के पास अभी तक न राज्य सरकार की पहुंची है, न भारत सरकार की पहुंची है। तो जो डबल इंजन की सरकार थी, वो ग्रामीण इलाकों में वहां तक पहुंच नहीं बनी है। इसलिए अभी दोनों ने जब सर्वे कराए, अपने दोनों पार्टी, जो हमारे नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने, तो दोनों में डिफरेंस दिखाई दिया कि नहीं, अभी भी जो नीतीश कुमार के साथ ये पब्लिक जनता जुड़ी हुई है। तो उन्होंने ये फैसला लिया गया है और इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि चिराग पासवान सबसे ज्यादा रोल करेंगे इसमें। देखिए, चिराग पासवान की बात आपने कहा, तो चिराग पासवान का एक नारा है, फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के फार्मूले के तहत उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर लताड़ लगाई है, जमकर फटकार भी लगाया है। पता नहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चक्कर में वो अभी अपने आप को मौन कर रखे हैं, लेकिन आने वाला फैक्टर जिस तरह से जनसुराज के प्रशांत किशोर का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पेंडुलम है, जिस तरह से गिरगिट रंग बदलता है उसी तरह से गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में अब शब्दों का प्रयोग कर महिलाओं के साथ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, ये भी कहीं ना कहीं वोट बैंक पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने मांझी पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, इससे भी वोट बैंक पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सर, अभी केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी की एक लहर है, जो रामलला की लहर है, बीजेपी की अपनी जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी को देख रहे हैं। तो उस स्ट्रेटजी में ये सारे लोग भूल जाते हैं। अभी सिर्फ जय श्री राम का नारा चल रहा है। तो इस हालात में सर जो पिछली बार जो सीट घट गई थी, जो 45 सीट पे आके रुक गई थी जदयू की, तो इस बार क्योंकि साथ में हमारे चिराग पासवान रहेंगे तो सीटें बढ़ेगी। लगभग 65 से 70 सीट उनके आने की संभावना है। और चिराग पासवान का भी भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि जो वो पहले एक हराने की भूमिका में थे, अब वो अपनी जीत की भी भूमिका में रहेंगे। और इस बार क्योंकि उनके साथ भी 3 पार्टियां साथ में हैं, एक तो बीजेपी साथ में खुलकर उनको सपोर्ट अलायंस के रूप में ले रही है, दूसरा हम पार्टी है, जदयू है, और साथ ही साथ रामलला भी हैं। तो इस बार जो 25 से 30 सीट उनको आने की संभावना है, उनको 30 सीट भी मिलने जा रही है इस इलेक्शन में। जब सीटिंग का जब बंटवारा होगा सीट का, तो उनको ऐसा नहीं कि वो 0 पे हैं, क्योंकि उन्होंने हराने का भी काम उस वक्त किया था, जैसा मानना है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का। तो इस बार उनको 30 सीट मिलने जा रही है। मेरा एक सीधा सवाल है, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के आधार पर उन्होंने जो समीकरण बनाया था कि जातिगत जनगणना के आधार पर पिछड़ा, अति पिछड़ा को सिंबॉलिक जो बांटने की जो प्रयास की गई थी, उसमें बीजेपी वालों ने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अंदर आत्मा से खिलाफ में थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जनसुराज ने स्पष्ट तौर पर कहा है, जनसुराज के जो हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीजेपी के गठबंधन इस बार रास नहीं आएगा और इसकी भुक्तभोगी बीजेपी को भोगना पड़ेगा। क्या कहना चाहिए सर? नहीं सर, इसमें ऐसा ये हरगिज नहीं है। जातीय जनगणना का मतलब था ये कि जो सीट मान लिया आप अलायंस में हैं, तो वो अपने जातीय समीकरण के हिसाब से सीट अलॉट कर रहे थे। तो इस बार जो अलायंस बनने जा रही है, जो बीजेपी का जो स्ट्रेटजी होगा, सारे पार्टियों को मिलकर
इतने स्वर्ण को देना है, इतने अति शिक्षा को देना है, इतने बीजेपी, इतने बैकवर्ड क्लासेस को देना है, एज ए होल होगा। नहीं तो पहले क्या था कि 30 सीट अगर आपको दिया गया है या 50 सीट दिया गया है, उसमें लोग जातीय समीकरण करते थे। अब ये पूरी जो एक स्ट्रेटजी जो बनाए हैं नीतीश कुमार, उस स्ट्रेटजी में पूरी एक तरह से 243 सीट पर कितने सीटों पर अति पिछड़ा लड़ेगी, उस पर अपने जो बैकवर्ड क्लासेस लड़ेंगे, कितने स्वर्ण ग्रुप के लोग लड़ेंगे, ये देखने की बात होगी। सारा मिलकर एक साथ स्ट्रेटजी बनेगी, एक ज्वाइंटली स्ट्रेटजी बनेगी, जिससे काफी सफल होंगे लोग और ज्यादा से ज्यादा सीट मिलने की संभावना रहेगी। इसमें मेरा एक अहम सवाल है। आपने कहा कि स्ट्रेटजी बनेगी जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू, बीजेपी, हम और चिराग पासवान की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल आर और चिराग पासवान के चचा जी का पार्टी रालोजपा, यानी जो भी एक उपेंद्र कुशवाहा भी है, एक उपेंद्र कुशवाहा, इन तमाम लोगों की लंबी फहरिस्त है। इन लंबी फहरिस्त में जो सीटों के बंटवारा को लेकर के जो उठापटक होगी, क्या लगता है ना कि इसके बीच भी कहीं पलटू बाबा सलटने का काम करेंगे कि वहां भी कुछ गेम होगा? नहीं सर, सारा सर स्ट्रेटजी सब तय है और सबको पता है कि अकेले कोई भी लड़ नहीं सकता है, तो पार्टी बेसिस पे काम होंगे, सबको छोटा मोटा सबको मिलेगा, जो जिसकी जितनी शक्ति है। और शायद अभी जिस तरह से बातें चल रही, थिंक टैंक बता रहे हैं लोग कि जिसकी जितनी सीटें हैं उसके जो 3 टाइम्स मिलेंगे। अगर आपके पास 15 सीट है तो आपको 45 सीट मिलेंगे। इस तरह का एक फार्मूला चल रहा है, जिसमें 100 सीट्स पर जनता दल यू लड़ेगी और 143 सीट में बीजेपी एवं उसके अलायंसेज रहेंगे। ये बंटवारा का भी कार्यक्रम जैसा तय हुआ है। सर मेरा एक सवाल है, आपने बीजेपी के संदर्भ में बताया, अब हमारे साथ आरजेडी गठबंधन में कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, सीपीआई, सीपीएम एंड वाम मोर्चा के तमाम लोग रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि इन दोनों के तालमेल में, या महागठबंधन का तालमेल हो, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन में दरार आने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, लेकिन क्या लगता है महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में, विधानसभा की बात पहले मैं नहीं कर रहा हूं, लोकसभा में इस 40 सीटों पर अद्यतन क्या स्थिति रहेगी? आपका क्या एनालिसिस है? सर ये 40 सीट तो 40 सीट कंफर्म है। जो स्ट्रेटजी बनाई गई थिंक टैंक द्वारा, ये 40 सीट में सर कोई भी सीट लूज करने नहीं जा रही है बीजेपी। तो इसमें जो पिछली बार और इस बार में क्या अंतर रहेगी, जो पिछली बार अगर 39 था तो इस बार 40 होगी। 40 तो होगी, लेकिन बहुत मार्जिन के वोट से जीत होगी। ये होगा कि ये बहुत बड़ा मैंडेट इस बार दिखाई देगा कि जो जीत भी हुई तो बड़ी स्तर पे जीत दिखाई देगी इसमें। और रही बात आपका जो रीजनल पार्टी जो लोग लड़ रहे हैं अभी, जो विधानसभा का जो इलेक्शन होगा, उसमें जदयू की जो सीटें अगर कम होती है तो उस सीटों को ये जन स्वराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है वो सीट लेगी। और ये मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि इस बार सर एकदम सुपरा साफ हो जाएगा कांग्रेस का, क्योंकि जैसी अभी जानकारी मिल रही है कि जो 17 सीट है उस सीट में 8 सीट तो पहले ही कंफर्म हो गया है कि वो बीजेपी में जा रही है। तो जिस तरह से होगा इस बार जो सीटें घटेगी और जो सीट बढ़नी है, चाहे बीजेपी को बढ़नी है या जदयू को बढ़नी है, वो सीटें बढ़ेगी घटेगी वो कांग्रेस की और प्लस आपका लेफ्ट का, ये दोनों लगभग हाशिए पे आ जाएंगे। ये तो 100% एकदम स्पष्ट है। इस हाशिए पर आने के पीछे किसका राज रहेगा और इसका भरपाई कौन करेंगे, कौन से दल करेंगे? ये देखिए, अगर जो एम क्लास MY समीकरण में जाएंगे तो इस बार M भी टूटेगा और Y भी टूटेगा। तो MY समीकरण में सर आपको जैसे मोहन यादव जी आए तो नेचुरली कुछ वोट्स तो जाएंगे, लोग कुछ मन बदलेगा लोग का, लेकिन सबसे बड़ा ज्यादा जो रोल होगा वो जन स्वराज पार्टी का होगा। और श्री प्रशांत किशोर इस बार जो जनता दल के जो मुस्लिम जो पहले जनता दल यू में जुड़ना चाहते थे, उनको एक नया दल मिल गया है जन स्वराज श्री प्रशांत किशोर जी का। सारे के सारे जो लोग जो वोटर्स हैं, जो M क्लास के जो हैं, जो सीमांचल के जो वोटर्स हैं, वो जन स्वराज को देंगे। और दूसरी जो नक्सलाइट एरिया है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर का दौरा हो रहा है और जिस तरह से भीड़ जम रही है और जिस तरह से लोग जुट रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है, तो नक्सल का मतलब लेफ्ट के साइड से सारा सरसुपरा उसका भी साफ कर देगा जन स्वराज। चलिए, आपने बहुत बड़ा सवाल कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की M समीकरण का जो वोट है वो जन स्वराज को जाएगा। आपने ये भी कहा कि तेजस्वी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, लेकिन मैं इस बात को काटता हूं कि सुपड़ा साफ नहीं होने जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी के थिंक टैंक और आरजेडी के थिंक टैंक से भी हमारी बातचीत हुई है
कि आरजेडी का सुफड़ा साफ नहीं होने जा रहा है। आरजेडी मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है। इसलिए देने जा रही है सर क्योंकि नौकरी के सिलसिले पर 17 साल बनाम 17 महीने में जिस तरह से नौकरी उन्होंने क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घाटा हो सकता है। नीतीश कुमार का वोट आरजेडी में कन्वर्ट हो सकता है। वो जो सर ये जो अभी क्रिएट किया था उन्होंने दिया नहीं था सर। और जो मैंने आरजेडी की बात कहा, आरजेडी मजबूत रहेगी सर। सुपरा कांग्रेस और लेफ्ट का दोनों साफ होगा। आरजेडी तो थोड़ा बहुत कमोबेश 60 सीट पे रहेगी, 60 सीट पर जीत रहेगी सर उनकी। ये विधानसभा की जो बात कर रहा हूँ, लोकसभा की बात नहीं। लोकसभा में तो सर 40 का मतलब 40 और मैंडेट बहुत बड़ी मैंडेट से आ रहे हैं, लोग 40 सीट पे आ रहे हैं। इस बार सीमांचल भी नहीं देने जा रहा है सर। यानी कुल मिलाकर के लोकसभा साफ। लोकसभा में सर 40 का 40 सर 100% यहाँ रिजल्ट होने जा रही है सर, जो अभी आई है। और ये गठबंधन बहुत बड़ा रोल करेगा क्योंकि जो बिहार की जनता हमेशा आपने कहा 40 के 40 सीट, तो ये जन स्वराज कहाँ जाएंगे? आपने कहा जन स्वराज वो ये लोकल पार्टी करेंगे। नहीं, ये पार्टी नहीं सर, ये तो सर सीट जो ये मैं विधानसभा की बात कर रहा था जन स्वराज की। जन स्वराज वोट काटेगा, वो वोट कटवा के रूप में रहेगा। जो जदयू की तरफ जो कुछ जाने वाली सीट थी, हाँ, तो वो चीजें हैं सर इसमें। तो आपको देख लीजिए सर कि आने वाले दिनों में आपको 40 में 40 मैंडेट, बड़ी मैंडेट से बिहार का एक मैसेज जाएगा, पूरे देश के अंदर जाएगा कि बीजेपी की लहर यहाँ दिखाई देगी। तो आप सुन रहे थे आम न्यूज भारत के एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता जी को। इनका कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बिहार में कांग्रेस की सुफड़ा साफ हो जाएगी, कम्युनिस्ट ही कहीं के नहीं रहेंगे और प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उनके जेडीयू में भीतर घात कर एक बहुत बड़ा जनाधार पाएंगे। विधानसभा में इन्होंने भी कई बात कही है। इसके लिए फिर हम अगले मोर्चे पर अगले अंदाज में आपको दिखाएंगे। देखते रहिए तब तक और न्यूज भारत। धन्यवाद।